चलो, तो अब हम लोगों को देखना है, अब हम लोगों को क्या है, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे ना, तो वैसे यहाँ पे भी हमारा एक कंडक्टर है, मान लो स्ट्रेट कंडक्टर है, और उसकी वजह से हम लोग उससे कुछ दूर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो हेडिंग डालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। हेडिंग डालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो एक हम लोग ले लेते हैं कंडक्टर, इससे कुछ डिस्टेंस पे, मान लो इस पॉइंट पे हमको, पॉइंट पी है ये, इस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमको। ठीक है, तो क्या किया जाए भाई, मान लो डिस्टेंस ए है इस पॉइंट का, इससे ए डिस्टेंस पे है हम लोग, तो क्या करें भाई, करंट एलिमेंट लेना पड़ेगा। इसमें मान लेते हैं करंट आई फ्लो कर रही है, तो एक यहाँ से एल डिस्टेंस नीचे एक करंट एलिमेंट लेते हैं, चलो डी एल। ठीक, तो ये इसका यहाँ पे ये होगा इसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, और ये नहीं ड्रॉ करना है ऐसे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी ना, तो अंदर क्यों होगी पता है ना, ये करंट ऊपर जा रहा है तो अंदर ही होनी है, तो मैं यहाँ पे ऐसा करके क्रॉस लगा देता हूँ। ठीक है, तो अब करना क्या है हमको, तो इस करंट एलिमेंट की वजह से देखो हम एंगल ले लेते हैं, ये डी एल वेक्टर और जो अपना पोजीशन वेक्टर है उसके बीच का एंगल है मान लो थीटा। ठीक है, और यहाँ का एंगल हम लोग मान लेते हैं चलो फाई, एज्यूम कर सकते हैं। तो अब क्या किया जाए कि इस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो बायोट सेवर्ट लॉ से हम लोग क्या सीखे हैं भाई, कि जो dB होता है वो इक्वल होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के। ठीक है भाई, अब देखो dB है, डिफरेंशियल तो हमको चाहिए नहीं, हमको तो टोटल चाहिए, और हम लोगों को ये राइट हैंड रूल लगा के पता, तो ये अंदाज़ा तो तुमको है ही ना कि इस राइट साइड में कंडक्टर के, ये जो कंडक्टर ही है ना, ये करंट कैरिंग कंडक्टर ही है, तो इसके राइट साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इनसाइड होगी हर एक की वजह से। तो हमको करना क्या है, ये dB को इंटीग्रेट करना है बस। अब देखो ये dB को इंटीग्रेट करने में हमारे पास तकलीफ़ क्या है, r वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है, इवन की हमारा है ना, तो ये तो दिक्कत कर रहा है ना, इससे काम नहीं चलेगा। तो क्या करें हम लोग, सिंप्लीफाई करते हैं। चलो, तो सबसे पहले देखो क्या है कि हमको r को लिखना है किसके टर्म्स में, l तो वेरिएबल है ना, r भी वेरी कर रहा है, तो r को मैं a की टर्म्स में लिखूंगा तभी मेरा काम होगा। ये थीटा वेरिएबल है तो इसको लेने से भी मतलब नहीं है, तो हम क्या करते हैं, चलो देखो पहले वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो लिख सकते हो क्या, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाई लिख सकते हो। तो ये जो साइन थीटा होगा वो साइन 90 माइनस फाई के इक्वल होगा, तो ये कॉस फाई के इक्वल होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब इस ट्राइंगल में अगर मैं कॉस फाई देखूँ तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है a, हाइपोटेनस क्या है r, तो मैं क्या लिखूँगा a अपॉन r। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, r इज इक्वल टू a अपॉन कॉस फाई, तो मैं क्या लिख सकता हूँ a सेक फाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये कर लोगे ठीक है। अब क्या किया जाए देखो, तो अब हमको ये जो l है ये भी हमारा वेरिएबल है, l वेरिएबल है, तो पहले l की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर उसको डिफरेंशिएट करके dl फाइंड करेंगे। अच्छा, तो l के लिए क्या करें यार, देखो l और a कांस्टेंट है हमारा ना, तो मैं tan फाई निकाल लूँ क्या, तो tan फाई मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है l, बेस क्या है हमारा
ए, तो एल की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, एल इज इक्वल टू ए tan फाई। तो यहाँ से मैं डिफ्रेंशिएट करके डीएल को क्या लिख सकता हूँ, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना? ठीक, तो अब इसको सबको यहाँ पे थोड़ा सब्स्टिट्यूशन किया जाए तो dB की वैल्यू क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को तो कुछ नहीं होगा, आई को भी कुछ नहीं होगा, लेकिन dl की जगह पे क्या आएगा, ए सेक स्क्वायर डी फाई। और साइन थीटा, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, ए बाई आर, है ना? अच्छा अच्छा, तो साइन थीटा को ए बाई आर लिख सकते हैं और फिर आर को क्या लिखेंगे, ए सेक थीटा। अच्छा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाई है ना, तो यहाँ कॉस फाई ले लो, ठीक है, क्योंकि फिर कटेगा, सेक फाई कॉस फाई गायब हो जाएगा ना वो। और नीचे क्या बचा हमारे पास, नीचे हमारा है आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है ए सेक फाई, तो आर का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। तो ये गायब हो गया, एक ए इसके साथ कट गया, बचा क्या क्या, dB की वैल्यू बची हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, देखो आई कॉस फाई डी फाई, कॉस फाई डी फाई, और नीचे क्या बचा हमारा, ए, बस ए। ठीक है भाई, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? तो अब इसको हमको बस इंटीग्रेट करना है, तो इसकी लिमिट फाइंड कर लेते हैं। यहाँ तक अगर है तो ये जो एंगल होगा एक ये, और एक ये लोअर एंगल होगा यहाँ तक ये, है ना? तो ये जो अपर एंगल है मान लो वो है, ये नीचे का एंगल होगा मान लो फाई 1 और ऊपर का एंगल है फाई 2। तो देखो जब मेज़र करोगे तो ये हमारा फाई 1 जो है ये क्या होगा, माइनस, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में, और फाई 2 जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस फाई 1 से फाई 2 आई कॉस फाई, अच्छा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए कॉस फाई डी फाई। ठीक है, तो ये dB का हो जाएगा b, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ये कांस्टेंट है, हमको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन माइनस फाई 1 से फाई 2 कॉस फाई डी फाई। ठीक है, अब म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए कॉस फाई का इंटीग्रेशन माइनस है साइन फाई, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। ठीक है, माइनस फाई 1 से फाई 2। तो अभी लिमिट पुट करो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 2 माइनस साइन माइनस फाई 1। ठीक है, तो ये साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो वो भी निकल के आएगा बाहर। तो बचेगा क्या हमारे पास, फाइनली क्या मिलेगा हमको, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो ये हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा किस पे, पॉइंट पी पे। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो इसको नोट कर लो। चलो, तो अब इसके कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं हम लोग इसका। ठीक है, तो डालो हेडिंग भाई, स्पेशल केसेस, एक नहीं कई केस हैं इसके। तो फर्स्ट केस देखते हैं हम लोग। मान लो फर्स्ट केस में क्या लें कि ये एक्स वाई ना इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है, मतलब इधर से भी इनफाइनाइट उधर से भी इनफाइनाइट। तो क्या होगा भाई, तो ये एंगल जो है फाई 1 बढ़ते बढ़ते हो जाएगा माइनस 90, फाई 2 बढ़ते बढ़ते हो जाएगा 90। ठीक है, तो मतलब फाई 1 फाई 2 दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90, दोनों वैल्यू 90 हो जाएगी ना। तो फॉर इनफाइनाइट कंडक्टर क्या हो जाएगा, फाई 1 इज इक्वल टू 90, फाई 2 इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो यहाँ से dB की वैल्यू मतलब B की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन 90 प्लस साइन 90 क्या हो जाएगा भाई,
म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू 2, ये कटेगा 2 बचेगा, क्या बोलेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। ये जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे ही न्यूमेरिकल पूछता है, ठीक है। तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है इससे, इसलिए ध्यान रखो। अब अगर एक केस और सोचो, अभी ये ऐसा था कंडक्टर, ऐसा, अगर ये कंडक्टर ऐसा हो जाता, मतलब इसका एंड पॉइंट यहाँ आ जाता तो क्या होगा, या फिर एंड पॉइंट यहाँ हो जाता तो क्या होगा। और इनफाइनाइट है ना, दूसरे साइड में इनफाइनाइट है, ठीक है। तो क्या होता, एक एंगल जो मान लो φ1 है वो 0 हो जाता और φ2 90 हो जाता, ठीक है। तो यहाँ भी मिटाते हैं, थोड़ा सा जगह लेते हैं। मैं रिजल्ट छोड़ दे रहा हूँ, उसी को अपने को सब्स्टिट्यूट करना है तो कंफ्यूजन ना हो जाए। तो सेकंड केस देखो क्या, कि हमारा जो कंडक्टर है जो है वो इन्फिनाइटली लॉन्ग है, लेकिन जो अपना ये पॉइंट P है ना वो कंडक्टर के एक एंड पे आ जाए, तो कोई एक एंगल मान लो φ1 हमारा 90 हो जाएगा और φ2 हमारा 0 हो जाएगा। तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन 90 प्लस साइन 0, क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। समझ में आया क्या, ठीक है। अब एक और केस हो सकता है, एक और केस क्या होगा कि ये जो इधर का लेंथ है और इधर का लेंथ है ये एग्जैक्टली बराबर हो जाए, मतलब ये जो पॉइंट P है ना ये हमको इस कंडक्टर अगर ये है तो इसके मिड पॉइंट वाली लाइन पे हो, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो, तो उस केस पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो चलो थर्ड केस देखते हैं। तो देखो थर्ड केस क्या बोल रहे हैं हम कि अब देखो अगर ये मिड पॉइंट पे होगा इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो ये φ1 और φ2 दोनों इक्वल एंगल होंगे ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लूँ मैं φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू फाई, φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू फाई, और लेंथ ले लेते हैं, टोटल लेंथ अगर कंडक्टर का L है, टोटल लेंथ कंडक्टर का कितना एज्यूम कर रहे हैं हम लोग, कैपिटल L मान लो, ठीक। तो आधी लेंथ इधर की होगी, कितनी होगी L/2, चलो ठीक है। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाता, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई प्लस साइन फाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाता, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए 2 साइन फाई, 2 कटता, क्या बचता म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए साइन फाई। क्या हम लोग साइन फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकालोगे, देखो ये लेंथ L/2 होगी, ये A है, साइन कैसे निकालें फिर, और ये R है। तो यहाँ पे अगर मैं साइन फाई लिखना चाहूँ तो मेरा साइन फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर यहाँ पे L/2 होगा, और हाइपोटेनस कितना होगा भाई, हाइपोटेनस देखो ये होगा, और पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट L/2 का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, अंडर रूट L/2 का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। तो इसको यहाँ अगर मैं पुट कर दूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, तो देखो L ये 2 एक नीचे आएगा इंटू क्या होगा, अंडर रूट L/2 का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई और किया जा सकता है क्या, कर सकते हो, करो। तो देखो ये क्या है, ये नीचे L स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर 4 है ना, एलसीएम ले लिया जाए अंदर में, तो म्यू नॉट आई अपॉन ये 2 2 जा 4 पाई ए लिख लो, ठीक है। अब क्या बचा, इधर L नीचे अंडर रूट के अंदर देखो, तो L स्क्वायर बाई 4 प्लस A स्क्वायर, एलसीएम ले लूँ क्या, तो एलसीएम लूँगा तो नीचे 4 आएगा प्लस 4A स्क्वायर हो जाएगा, 4 बाहर जाएगा ना, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए L अपॉन देखो अंडर रूट 4A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 का रूट बाहर निकल के क्या बनेगा 2, फिर से इसको काट के फाइनल आंसर मेरे को ऐसा ही देने वाला है, 2 पाई ए L अपॉन अंडर रूट
एल स्क्वायर प्लस 4a²। फाइनल समझ में आया क्या? तो ये हमारा थर्ड केस है, समझ में आ गया? ठीक, अब देखो हम लोग जो इनफाइनाइट कंडक्टर था इसके लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड जो निकाली थी वो कितनी आई थी? B की वैल्यू आई थी μ0I/2πa। तो यहाँ ये μ0 कांस्टेंट है, I कांस्टेंट होगा, 2π कांस्टेंट होगा, तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे मैं कंडक्टर के दूर जाऊंगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। और हमको मालूम है राइट हैंड थंब रूल से कि जो है मैग्नेटिक फील्ड वो हमारे कर्लिंग फिंगर्स के अलोंग होगी, है ना? तो इसका मतलब क्या है? जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ऐसा होगा इस कंडक्टर के चारों तरफ, इसके चारों तरफ ऐसा होगा, है ना? अब मैं बोल रहा हूँ A, ये वाला डिस्टेंस मान लो छोटा सा A ले रहा हूँ, तो ये कुछ रेडियस A है, ये होगा यहाँ मैग्नेटिक। थोड़ा और दूर लूँ तो यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, और मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, होगा ना? तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो कंडक्टर होता है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे, क्योंकि इन सर्कल्स का सेंटर क्या होगा? इस कंडक्टर पे ही होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के दो रूल हैं अपने पास। एक क्या है? राइट हैंड थंब रूल, कि थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो और अपना फिंगर्स को फोल्ड करो, जिधर जाएगा उस डायरेक्शन में अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। दूसरा रूल है, तुम लोगों ने कभी स्क्रू टाइट किया है क्या? तो स्क्रू को हमेशा ऐसे टाइट करते हैं, इस डायरेक्शन में देखो तो स्क्रू अंदर जाता है। कैसे करते हैं? अपने हाथ से अगर देखोगे तो हम लोग इसको किस डायरेक्शन में करते हैं? ऐसे घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो स्क्रू अंदर जाता है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो स्क्रू अंदर जाता है। बात समझ में आई क्या? तो अगर मैं करंट की डायरेक्शन में रख के इसको घुमाऊं तो जिस डायरेक्शन में घुमाने पे मेरे को मेरा स्क्रू करंट के साथ जाएगा वो डायरेक्शन मेरा क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो अगर इसके वेरिएशन को मैं प्लॉट करना चाहूँ, अगर मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन को, जो कि इन्वर्स रिलेशन रखा हुआ है ना, अगर उसको मैं ग्राफ में प्लॉट करना चाहूँ तो वो मुझे कैसा दिखेगा? तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। इधर मैं A बढ़ाऊंगा और इधर मेरा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। बात समझ में आई? तो ये पूरा हमारा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली या स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इनफाइनाइटली लॉन्ग तो इसका स्पेशल केस है, हमने उसके जनरल केस के लिए भी सॉल्व कर लिया है।